बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैंने दूसरे अफसर के दिमाग में आकर उसे रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर किया। फिर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर 2 फायर किए। ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ 2 कुत्ते फ़ज़ा में उछलकर ज़मीं बोस हो गए। तीसरे फायर का मौका नहीं मिला। उसको दोनों तरफ से जकड़कर रिवॉल्वर छीना जा रहा था। तीसरा कुत्ता ज़ोर शोर से भौंक रहा था। ऐसा जोर लगा रहा था जैसे जंजीर तोड़कर एक ही छलांग में मॉर्गन के नरखरे तक पहुंच जाएगा। मॉर्गन ऐसे मौके पर गधा साबित हुआ। वो जिसके दिमाग में था उसके गन से तीसरे कुत्ते का खात्मा कर सकता था, मगर वो दहशत के मारे दिमाग से काम लेना भूल गया था। फौजी छावनी में यह दहशत फैल गई कि उन अफसरान के दरमियान कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन मौजूद है और वो सिर्फ तीसरे कुत्ते ही को नहीं, उन सब को भी ख़त्म कर देगा। मैं कर्नल के दिमाग पर छा गया। उसने एक सिपाही के हाथ से गन लेकर गरजते हुए कहा, तुम सब नालायक हो, भला कुत्ता कोई पालने की चीज़ है? ये कहते ही उसने तीसरे कुत्ते को गोली मार दी। खस कम जहां पाक, वहां मौत का सन्नाटा छा गया। उन सबको अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन सब के पास राइफलें थीं। दुश्मन उनके दिमागों में घुसकर उन्हें मजबूर कर सकता था और वो बेख्तियार एक दूसरे को मार सकते थे। इस ख्याल के साथ ही सब ने अपने अपने हथियार फेंक दिए। तब मैंने एक अफसर की ज़ुबान से कहा, मैं वही ख्याल ख्वानी करने वाला हूँ जिसके तमाशे अभी तुम देख चुके हो। जाओ अपने जर्नल से कहो कि गोल्डन ब्रेन से राब्ता करे, मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। 20 मिनट बाद जर्नल के दिमाग में आऊँगा, दैट्स ऑल। मैं वहाँ से मॉर्गन के पास आया। वो किचन में जाकर अपने तमाम कपड़ों को आग लगा चुका था और अब उस बंगले से निकलकर कहीं दूर जाना चाहता था ताकि तीसरा कुत्ता उसे ढूंढ ना पाए। यानी उसने तीसरे की मौत नहीं देखी थी। मैंने जोजो के लहजे में कहा, उल्लू के पट्टे, तुमने ट्रेनिंग सेंटर में यही हिकमत अमली सीखी है? सिस्टर मुझे माफ़ कर दो, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब भी मौत सामने आएगी तुम्हारा दिमाग फेल हो जाया करेगा क्या? क्या करूं, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, इसलिए मौत से डरता हूं। बेहतर यही होता कि तुम्हारा ब्रेन ऑपरेशन हो जाता, इस तरह तुम ज़हीन और दलेर बन जाते। तुमने कहा था मेरे एहसानात के बदले में बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हो। बेशक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ से ना भागो, तीसरे कुत्ते को तुम्हारी बू सूंघते हुए इस बंगले में आने दो। अरे ये क्या कहती हो, वो मुझे चीर फाड़ के रख देगा। अगर तुम कुत्ते का मुकाबला नहीं करोगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी सलामती बुज़दिली में नहीं, दलेरी में है। मैं दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, मेरी दलेरी फिर किसी मौके पर आजमा लेना, अभी मुझे भाग जाने दो। मैंने हंसते हुए कहा, लानत है तुम पर। जाओ छावनी के किसी भी अफसर के दिमाग को पढ़कर मालूम कर लो वो तीसरा कुत्ता भी मर चुका है। 20 मिनट गुजरने ही वाले थे। मैं मुकर्ररा वक्त पर जनरल के दिमाग में पहुंचा। वो एक कुर्सी पर सर झुकाए बैठा हुआ था। उसकी हिकमत अमली कई बार नाकाम हुई थी। उसकी सरपरस्ती में पहले अल्पा फिर जे मॉर्गन को अगवा कर लिया गया था। राहिला भी छीन ली गई थी। इन वजूहात की बिना पर गोल्डन ब्रेन्स ने उसे जनरल के ओहदे से हटा दिया था और जल्द ही उसे खुसूसी अदालत में पेश किया जाने वाला था। मैं ये सब कुछ जनरल के दिमाग से मालूम कर रहा था। उधर नया जनरल टीवी के सामने बैठा 5 गोल्डन ब्रेन्स को स्क्रीन पर देख रहा था और कह रहा था, 20 मिनट गुजर गए, वो ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं आया। मैंने साबका जनरल की ज़ुबान से कहा, मैं आ गया हूँ। सब ने चौंक कर उसे देखा। फिर नए जनरल ने कहा, मुझे टायर शलोम कहते हैं, अब जनरल टायर कहलाऊंगा। बेहतर है पहले एक दूसरे से हम मुतारिफ हो जाएं। मैंने कहा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, मेरा नाम सलमान वास्ती है। स्क्रीन के ज़रिए एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, तुम्हारा नाम सुनकर यह समझ में आ गया कि तुम एक शौहर की हैसियत से राहीला को हमसे छीन ले जाने का हक रखते हो, लेकिन तुमने मॉर्गन को क्यों अगवा किया है? मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने पेरिस से मेरी बीवी को क्यों अगवा कराया। तुम भी ना पूछो कि मैं मॉर्गन को क्यों ले गया हूँ। मिस्टर सलमान, ये बचगाना हरकत है। तुम राहीला और जे मॉर्गन को इसराइल से बाहर नहीं ले जा सकोगे। उन पर प्लास्टिक सर्जरी भी काम नहीं आएगी। ऐसा है तो फिर परेशान क्यों होते हो? जब तक राहीला रहेगी तब तक मैं रहूँगा, और जब तक मैं रहूँगा तब तक मसाइल और मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। क्या तुम धमकी देने आए हो? फ़िलहाल धमकी है, बाद में धमाका होगा। जब भी किसी को राहीला की तलाश में देखूंगा तो यहाँ की अहम तंसीबात में से किसी को भी धमाके से उड़ा दूंगा। तमाम गोल्डन ब्रेन्स खामोशी से साबका जनरल को तक रहे थे। मैंने कहा,
अब بھی یہ تمہارے لیے محض دھمکی ہے تو کسی کو میری بیوی کی تلاش میں روانہ کرو، تمہیں شب برات اور دیوالی کا مزہ آئے گا۔ ہمارا کوئی جاسوس راہیلا کو تلاش نہیں کرے گا، تم جے مورگن کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کر لو۔ کیسا سمجھوتا؟ تم اپنی کوئی ایک بڑی شرط منوا کر ہم سے بے انتہا مفادات حاصل کر کے مورگن کو ہمارے حوالے کر دو۔ کوئی بڑی شرط منوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے بغیر ہی میں تم لوگوں سے مفادات حاصل کر رہا ہوں اور حاصل کرتا رہوں گا۔ مسٹر سلمان، سپر پاورز بھی کسی معاملے میں اپنے اندر لچک پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو مسلسل کامیابیوں کے غرور میں انسان دوستی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان دوستی تم یہودیوں کو چھو کر نہیں گزرتی۔ ہم سانپ سے دوستی کر سکتے ہیں، کسی یہودی سے نہیں کر سکتے۔ شیبا کی ہلاکت کے بعد ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہی تھا، اور یہ فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ فیصلہ سن کر انہیں غصے سے رابطہ ختم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد کچھ کہنے کو رہ نہیں جاتا تھا۔ لیکن وہ پانچوں گولڈن برینز اندیشوں میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے راہیلا اور جے مورگن کے بعد اب جان گاوی کی باری ہے، حالانکہ اسے ساحلی فوج کے سامنے سمندر کے بیچ بجلی کے نادیدہ تاروں کے حصار میں رکھا گیا تھا۔ کسی کا وہاں پہنچنا ممکن نہ تھا، لیکن ہم تو مسلح افواج کے درمیان گھس کر چھاونی سے مورگن کو نکال لائے تھے، اور اسی بات نے ان کے کلیجے دھڑکا دیے تھے۔ آخر وہ بات ان کی زبان پر آ ہی گئی۔ ایک اور گولڈن برین نے کہا، ہم تمہیں نیک مشورہ دیتے ہیں، سمندر کے بیچ والی پہاڑی پر نہ جانا، وہاں ہر قدم پر موت ہے۔ ہم نے حفاظتی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارے جیسے نیک آدمی کا مشورہ ماننا چاہیے، خوش ہو جاؤ، میں اس پہاڑی پر نہیں جاؤں گا۔ تیسرے گولڈن برین نے کہا، جب تک فرحاد زندہ تھا تو ایک بات زبان سے کہہ دینے کے بعد اس پر قائم رہتا تھا۔ میں بھی زبان کا دھنی ہوں، پہاڑی پر نہ جانے والی بات پر قائم رہوں گا۔ وہ ذرا مطمئن ہو گئے۔ میں نے کہا، کیونکہ میرا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا جان گاوی خود میرے پاس پہنچ جائے گا۔ کسی نے غرا کر دیکھا، کسی نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، کوئی بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ پھر ایک نے کہا، سلمان، تم ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئے ہو۔ جب دشمنی ہی ٹھہری تو ہم محض باتوں میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، یہ میٹنگ برخاست کرنے سے پہلے اتنا بتا دو کہ تم پانچوں کو پاپا ڈوگ کی فکر کیوں نہیں ہے۔ ہم اس کی طرف سے مطمئن ہیں، 1-8 گھنٹے میں اس کا آپریشن شروع ہو جائے گا۔ کیا تم اس کے لیے بھی کوئی چال چل چکے ہو؟ کیا مجھے چال نہیں چلنی چاہیے؟ کیا اس ذلیل نے راہیلا کو سحر زدہ نہیں کیا ہے؟ کیا راہیلا کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہے؟ دوسرے نے بے چین ہو کر پوچھا، ارے تو تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم کیسے یقین کریں؟ یقین نہ کرو، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ پاپا ڈوگ اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہے، تم آسانی سے اس کے دماغ میں پہنچ کر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے ہلاک کر سکتے ہو، مگر اسے معاف کیوں کر رہے ہو؟ ایک اور گولڈن برین نے کہا، تم نے راہیلا اور مورگن کے لیے پاپڑ بیلے، ایک زبردست منصوبے پر عمل کیا۔ پاپا ڈوگ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خیال خوانی کے ذریعے اس کی سانس روک سکتے ہو۔ ایک گولڈن برین فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ریسیور رکھ کر کہا، میں نے ابھی ہسپتال سے معلوم کیا ہے، پاپا ڈوگ زندہ سلامت ہے۔ میں نے کہا، بڑی مشکل ہے، دشمنی کروں تو پریشان ہو جاتے ہو، نہ کروں تو بھی تمہارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کیا خیال خوانی کی چٹکی بجا کر اسے بھی ختم کر دوں؟ ایک نے جلدی سے کہا، نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ فرحاد کی موت کے بعد تم سب سونیا کی عقل سے چل رہے ہو، اور وہ کتنی مکار ہے یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھوں ناقابل تلافی نقصانات اٹھاتے رہے ہیں۔ جب وہ دشمنی نہیں کرتی ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ پہلے سے بہت کچھ کر بیٹھی ہے اور اب نتائج کا انتظار کر رہی ہے۔ تم نے بھی پاپا ڈوگ کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا، گولڈن برینز، کیوں مجھے باتوں میں الجھا رہے ہو؟ تم چاہتے ہو میں یہاں بہلایا جاؤں اور ادھر پاپا ڈوگ کو آپریشن تھیٹر لے جا کر بے ہوش کر دیا جائے، پھر میری خیال خوانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہم دراصل اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ تم اس جادوگر کو زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ ان میں سے ایک نے آواز دی، میں خاموش رہا۔ دوسرے نے پریشان ہو کر کہا، وہ ضرور پاپا ڈوگ کے پاس گیا ہے۔ پانچویں گولڈن برین نے کہا، ہم راہیلا اور مورگن وغیرہ کی باتوں میں اسے الجھا رہے تھے، پاپا ڈوگ کا نام تک لینا نہیں چاہتے تھے، مگر اس کمبخت نے ذکر چھیڑ ہی دیا تھا۔ ابھی وہ پاپا ڈوگ کو مار ڈالنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ میں نے سابقہ جنرل کی زبان سے پھر انہیں مخاطب کیا۔ وہ چونک گئے۔
میں نے کہا آخر تم لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ مجھے غیر ضروری باتوں میں الجھا رہے تھے۔ تمہارے لیے پاپا ڈوگ ضروری تھا؟ ایک نے گھبرا کر پوچھا۔ ہے، میں نے کہا، اطمینان رکھو، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ جب ڈاکٹر اسے بے ہوش کرنے جا رہا تھا تب میں وہاں موجود تھا۔ یہ چند سیکنڈ کی باتیں ہیں۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی میں پھر تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ ان میں سے ایک فون کے ذریعے معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ کر کہا، رپورٹ ہمارے حق میں ہے۔ پاپا ڈوگ کو بے ہوش کرنے سے پہلے ڈاکٹروں نے اچھی طرح چیک کیا تھا۔ اس کی نبض اور دل کی دھڑکنیں نارمل تھیں۔ میں نے کہا، مبارک ہو، تمہارا ایک خیال خوانی کرنے والا بچ گیا ہے۔ سب کے سب خوش نظر آ رہے تھے۔ پاپا ڈوگ میری خیال خوانی کے خطرے سے نکل گیا تھا۔ ایک نے پوچھا، سلمان، کیا تم لوگ اتنے ہی ضعیف الاعتقاد ہو کہ ستاروں کی چال نے یا خود پاپا ڈوگ نے کہہ دیا کہ وہ صرف سونیا کے ہاتھوں مارا جائے گا تو تم نے اسے ہلاک کرنے کا سنہری موقع گوا دیا؟ میں نے کہا، یہ بات کم ظرف نہیں سمجھیں گے کہ دشمن بیمار ہو، کمزور ہو، مقابلے کے قابل نہ ہو تو اسے توانائی بحال کرنے کی مہلت دینی چاہیے۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم نے اسے موت کے نہیں مسیحاؤں کے حوالے کیا ہے۔ پھر اس میں ایک مصلحت بھی ہے۔ میں ذرا خاموش ہوا۔ ایک نے پوچھا، کیسی مصلحت؟ پاپا ڈوگ نے یا اس کے ستاروں نے سچ کہا ہو یا جھوٹ، مگر یہ تو کہہ دیا کہ وہ سونیا کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے سونیا یہاں پہنچ گئی ہے۔ سبھی کو جیسے بجلی کا جھٹکا پہنچا ہو، وہ ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک نے پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ دوسرے نے پوچھا، کیا سونیا واقعی یہاں آ گئی ہے؟ ہاں، میڈم سونیا نے کہا تھا جس وقت وہ تل ابیب پہنچنے والی ہو اس وقت میں 5 گولڈن برینز کو باتوں میں الجھائے رکھوں تاکہ وہ کسی نئی دشواری کے بغیر ایئرپورٹ سے اپنی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ جائے۔ ان سب پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اے میرے 5 مغز، تم مجھے باتوں میں الجھا رہے تھے یا میں الجھا رہا تھا؟ اے میرے 5 مغز، پاپا ڈوگ کو زندہ چھوڑ دینے میں یہ مصلحت ہے کہ سونیا اسے ہلاک کرنے آئی ہے تو اس کے ساتھ یہودی اکابرین کی بھی نیندیں اڑنے والی ہیں۔ تم 5 بے شک و شبہ ذہین ہو۔ سونیا نے تمہاری ذہانت کے نمونے دیکھے ہیں۔ تم 5 بے شک گولڈن برینز کہلانے کے مستحق ہو، اور سونیا ہمیشہ نفسیاتی چالیں چلتی آئی ہے، کھوپڑی گھما دینے والے ذہانت کے کھیل کھیلتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ سر سے کام لیتی ہے لیکن دھماکے اس کے قدموں تلے چلتے ہیں۔ دیکھو ذرا، کان لگا کر اس کے قدموں کی آواز سنو، وہ آ رہی ہے۔ ہاں، وہ آ رہی ہے۔ اسی لمحے گولڈن برینز کے درمیان رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑے۔ یہ نفسیاتی رد عمل تھا۔ انہیں لگا جیسے سونیا آ گئی ہے۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ایک نے ریسیور اٹھا کر غصے سے پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے جواب سن کر ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے رہ گیا۔ پھر وہ بولا، تم آ گئی ہو، مگر تمہیں ہمارا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ اس بار وہ جواب سن کر جھینپ گیا۔ ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر باقی گولڈن برین سے بولا، سوری، میں کچھ بدحواس ہو گیا تھا۔ یہ سونیا نہیں، ہماری رائٹ ہینڈ مارتھا بول رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں پیرس سے آ گئی ہوں۔ میں سمجھا سونیا آ گئی ہے۔ میں نے سابقہ جنرل کے ذریعے کہا، وہ آ چکی ہے۔ 4 مغز نے مجھے یعنی سابقہ جنرل کو گھور کر دیکھا۔ 5واں فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہتر ہے میٹنگ برخاست کی جائے، مسٹر سلمان سے پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ چند سیکنڈ کے بعد سکرین بجھ گئی۔ میں دماغی طور پر حاضر ہوا۔ لیلا بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، آپ کو مصروف دیکھ کر میں بھی جنرل کے پاس گئی تھی۔ کیا واقعی سسٹر آ گئی ہیں؟ میں نے سونیا کے دماغ میں پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ وہ متوقع فلائٹ سے تل ابیب آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا وہ بولی، تم نے فون پر ہونے والی مارتھا کی گفتگو تو نہیں سنی ہوگی؟ میں دنیا کو چونکاتا تھا، وہ مجھے چونکا دیتی تھی۔ میں نے پوچھا، کون مارتھا؟ وہی جو ایک گولڈن برین سے باتیں کر رہی تھی۔ خدا کی پناہ سونیا، تم عورت کے روپ میں چڑیل ہو، شیطان کی بچی ہو۔ لیلا نے ناراض ہو کر کہا، ہماری سسٹر کو ایسا کہتے شرم نہیں آتی؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہماری سسٹر کی برتری برداشت نہیں کرتے ہیں۔ بالکل برداشت نہیں کرتا۔ ذرا اس نقطے پر تو غور کرو۔ ہم مسلمانوں کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنے کی بات بتائی گئی ہے، لیکن مکار چڑیل سے بھاگ کر پناہ لینے والی بات نہیں سکھائی گئی۔ مگر میں تو بھاگ جاؤں گا، اس چال باز چڑیل سے بھاگ رہا ہوں۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ لیلا نے پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ فکر نہ کرو، سونیا میری حرکتوں کو خوب سمجھتی ہے، مجھے نیند پوری کرنے دو۔
तुम उससे मार्था के मुतल्लिक मालूम करो। खुदा हाफिज। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। वो सोनिया के पास आकर माजरत चाहते हुए बोली, सिस्टर, उनके दिमाग पर नींद सवार थी, इसलिए वो। सोनिया ने बात काट कर कहा, लैला, तुम्हें अपने मियाँ को समझने में बरसों लगेंगे। मैं उस शैतान की रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो मेरी बेइंतहा तारीफ़ें करके गया है। अब हमें काम की बातें करनी चाहिए। सुल्ताना अभी मार्था के दिमाग में होगी, मेरे पास आने ही वाली है। अच्छा, आप सुल्ताना से काम ले रही हैं? हाँ, मैंने 2 दिन पहले मार्था को पेरिस में ताड़ लिया था। पहले शुबा हुआ कि वो एक गैर मुल्की एजेंट है। उसकी आवाज़, लहजा और चेहरे की सख्ती बताती थी कि हसास दिमाग रखती है। इसलिए मैंने एक बाजार की भीड़ से गुजरते हुए अपनी अंगूठी की दवा इंजेक्ट कर दी। वो असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हुई। सलमान उसके दिमाग में पहुंच गया। लैला ने पूछा, यूं मालूम हो गया कि वो गोल्डन ब्रेन्स की खुफिया फोर्स से ताल्लुक़ रखती है? खुफिया फोर्स से भी ज़्यादा अहम मकाम रखती है। उसने गोल्डन ब्रेन्स की खिदमात अंजाम देते हुए बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए। 5 से राइट हैंड कहते हैं। उस जैसी मज़ीद 4 औरतें और 6 मर्द भी यही मकाम रखते हैं। सुल्ताना ने उसे अपनी मामूला बनाया होगा। हाँ, यही एक तरीका रह गया है। तनवीमी अमल के बाद मामूल बज़ाहिर नॉर्मल होता है, मगर नादानिस्तगी में अपने आमिल का ताबेदार रहता है। वो 5 गोल्डन ब्रेन्स कभी ना जान सकेंगे कि वो ट्रैप की गई है। क्या मार्था आपको गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचा सकेगी? मार्था उनकी राइट हैंड होने के बावजूद किसी को उसके असली चेहरे और असली आवाज़ से नहीं पहचानती है। वो 5 किसी औरत, किसी रिश्ते पर एतमाद नहीं करते हैं। अपनी एहतियाती हिकमत अमली के सबब मुसीबत की या मौत की आहट सुन लेते हैं। क्या मार्था खूबसूरत और पुरकशिश है? हाँ, सनफ़े मुखालिफ के लिए ज़बरदस्त कशिश रखती है। लैला ने पूछा, क्या किसी गोल्डन ब्रेन के सीने में दिल नहीं है? क्या उनमें से कोई मार्था को देखकर ललचाता नहीं होगा? बाज़ लोग नफसानी ख्वाहिशात से बिल्कुल खाली होते हैं। उनके लिए हसीन और जवान औरतें कोई अहमियत नहीं रखतीं। फिर ये कि मार्था शादीशुदा है, एक 4 बरस के बच्चे की माँ है। जॉन फ्रॉस्ट नामी एक शख्स के साथ खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही है। उसी वक्त सुल्ताना ने आकर कहा, हेलो सिस्टर, ये आप किससे बातें कर रही हैं? तुम्हारी बहन है, तुमने बड़ी देर लगा दी। मैं मार्था के साथ उसके घर गई थी। उसके बच्चे और शौहर को देख कर आ रही हूँ। जैसा कि मार्था के चोर ख्यालात ने पहले ही बताया था कि उसका शौहर जॉन फ्रॉस्ट योगा का माहिर और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है, 15 मिनट तक सांस रोक लेता है। इसीलिए मैं दूर ही से उसकी आवाज़ सुनती रही। बच्चा 4 बरस का हो चुका है। उसका नाम रॉकी फ्रॉस्ट है। मैं रॉकी के दिमाग में रहकर भी उसके माँ बाप पर नज़र रख सकती हूँ। जॉन फ्रॉस्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक जूनियर ऑफिसर है। क्या मैं तरतीब से रिपोर्ट दे रही हूँ? सोनिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा, बोलती रहो। मार्था और फ्रॉस्ट के दरमियान ये तय पाया है कि वो एक दूसरे को अपने शोबे के राज नहीं बताएंगे और ना ही कोई एक दूसरे से जबरन पूछेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो दूसरा इज़्दिवाजी रिश्ता तोड़ देगा, लेकिन अपने मुल्क और अपने शोबे से गद्दारी नहीं करेगा। क्या दोनों अपने अहद पर कायम हैं? मार्था कायम है। जॉन फ्रॉस्ट कभी कभी शिकायत करता है कि वो शौहर से ज़्यादा किसी गोल्डन ब्रेन को चाहती है, इसीलिए उसकी बातें उससे ताल्लुक़ रखने वाली मसरूफियात को शौहर से छुपाती है। मार्था ने पहले कई बार मोहब्बत से समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब हर दूसरे तीसरे दिन ताने देने लगा तो उसने साफ कह दिया, तुम्हारे ताने सुनकर मैं अपनी सफाई पेश करने के लिए गोल्डन ब्रेन्स की कोई बात नहीं करूँगी। अगर कभी मुझे शुबा हुआ कि तुम गोल्डन ब्रेन्स की हकीकत मालूम करना चाहते हो तो रिश्ते का लिहाज किए बगैर तुम्हें आनी सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। लैला ने कहा, मार्था के सीने में दिल नहीं पत्थर है। मैं अपने मियाँ से कोई बात कभी छुपा ही नहीं सकती। सोनिया ने कहा, हमें यह मालूम करना चाहिए कि जॉन फ्रॉस्ट वाकई गोल्डन ब्रेन्स के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता है या मार्था की अपने शोबे से वफादारी को आजमा रहा है। अगर वाकई मालूमात हासिल करने के चक्कर में है तो फिर किसी तंजीम या किसी सुपर पावर के लिए काम कर रहा है। पहले जॉन फ्रॉस्ट के दिमाग को कमज़ोर बनाना होगा, फिर हमें हकीकत मालूम होगी। सोनिया ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट सुनकर मुझे वो जॉन फ्रॉस्ट चालबाज लग रहा है। उसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करने से पहले ज़रा सी भी गलती करोगी तो वो होशियार और मुहतात हो जाएगा। सुल्ताना ने कहा, मैं पूरी हाजिर दिमागी से काम लूँगी। सोनिया सोचती रही, फिर बोली, अभी मार्था को आराम करने दो। रात को डिनर से पहले उसे बंगले से बाहर ले आओ। मैं अपनी मखसूस अंगूठी उसे पहना दूंगी। आसाबी कमज़ोरी की दवा इंजेक्ट करने वाली एक फाजिल अंगूठी मेरे पास है। वो तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक रात को जब मियाँ के पास जाएगी तो वो दवा इंजेक्ट कर देगी। अब जाओ, खुद आराम करो, मुझे भी आराम करने दो।
लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे देखा। मैं गहरी नींद में था। दुश्मनों के शहर में गहरी नींद के मज़े लेना नादानी है, लेकिन उसे इत्मीनान और इत्मीनान के क्या कहने जो सोनिया के दम कदम से पैदा हो जाता है। वो आ गई थी, इसलिए मुझ पर आंच नहीं आ सकती थी। जोजो ने मेज़ पर खाना लगाया, फिर आवाज़ दी, पारस आ जाओ, मुझे भूख लग रही है। पारस की तरफ से जवाब मौसूल नहीं हुआ। वो वहाँ बैठ गई। खाना शुरू करते हुए बोली, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्लीज़ आ जाओ। वो खाने के दौरान इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया। उसने पूछा, क्या बाथरूम में हो? जवाब नहीं मिला। वो कांटा चमचा प्लेट पर रखकर उठ गई। वहाँ से चलती हुई बेडरूम में आई। वो नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा, वहाँ भी वो नहीं था। तब उसे परेशानी हुई। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुँचना चाहती थी, मगर उसने तो सांस रोक ली। वो तेज़ी से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई, फिर उसे देखकर ठिठक गई। वो फर्श पर बैठा रो रहा था। आंखों से सचमुच के आंसू बह रहे थे। वो घुटने पर एक हाथ रखकर एक हाथ से सर थाम कर ज़ारो कतार रो रहा था। फौलाद को ना पसीना आता है ना आंसू आते हैं। उसे सचमुच रोते देखकर भी कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो रोने वाला बंदा है। जोजो ने करीब आकर पूछा कि क्या हो रहा है। वो और सिसक सिसक कर रोने लगा। वो बोली, क्या मुझे उल्लू बना रहे हो? उठो यहाँ से। वो फर्श पर बैठा रहा, रोता रहा। वो सामने बैठकर बोली, तुमने मेरा खाना हराम कर दिया है। क्या तुम्हारे जैसा शाहज़ोर कभी आंसू बहा सकता है? पारस ने रोते हुए पूछा, क्या पहलवान अपनी मौत पर नहीं रोते? हाँ रोते हैं, मगर। वो कहते कहते चौंक गई, फिर बोली, मुझे उल्लू बनाते हो। पहलवान अपनी मौत पर कैसे रोएगा? रोएगा, सभी पहलवान रोते हैं। उसकी पहलवानी और शाहज़ोरी की मौत हो जाए और वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाए तो जीते जी अपनी पहलवानी की मौत पर रोएगा। तुम्हारी कौन सी पहलवानी मर गई है? मेरी मर्दानगी की मौत हो गई है। मरीना ने मुझे उल्लू बनाकर मेरी आलमी शोहरत का जनाजा निकाल दिया है। ये साबित कर दिया है कि वो मुझसे ज़्यादा ज़हीन और मक्कार है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तुमने मुझे मरीना की तलाश से रोक दिया था और कहा था तुम उसे ढूंढ निकालोगी। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। झूठ बोलती हो। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तुम मुझे टाल रही हो। तुम्हें शुबा है कि वो फिर मेरे सामने आएगी तो मुझ पर उसके हुस्न का जादू चल जाएगा। तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या जादू चलाएगी? मैं तो उसे देखते ही गोली मार दूंगी। तुम मुझे गोली मार दो, मैं तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी उसे तलाश करने जाऊंगा। वो आंसू पोंछते हुए फर्श पर से उठ गया, फिर बोला, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उससे इंतकाम लूंगा, वरना उम्र भर रोता रहूंगा। अरे ये रोने की क्या तुक है? वो जाने लगा। जोजो ने रास्ता रोक कर कहा, मैं भूखी हूँ, मैं इंतकाम का भूखा हूँ। जहन्नम में क्या तुम्हारा इंतकाम? पहले खाओ फिर जाओ। तुम्हारी इंसल्ट नहीं हुई है, तुम पेट भर सकती हो। मेरे हलक से नवाला नहीं उतरेगा। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब होकर वापस आऊं। वो तेजी से जाने लगा। जोजो ने कहा, यह आखिर में कौन सी ज़ुबान बोल रहे थे? वो दरवाजे से पलट कर बोला, ये मेरे दादा नगर पाकिस्तान और नाना नगर हिंदुस्तान की मिक्सचर ज़ुबान है। खुदा हाफिज़ मेरी जोजो। वो ये कहकर चला गया, नज़रों से ओझल हो गया। जोजो दीदे फेरे उस खाली दरवाजे को देखती रही। जब बाहर से गाड़ी के स्टार्ट होने की और दूर जाने की आवाज़ आई तब उसने चौंक कर सोचा, आज इतने अरसे बाद पारस पहली बार उसे छोड़ कर गया है। उसे गुस्सा आने लगा। एक हसीना के पीछे जाने के लिए उसने अपनी जोजो को धोखा दिया, मगरमच्छ के आंसुओं और अजनबी ज़ुबान में उलझाया, फिर खेल ही खेल में दूर हो गया। वो गुस्से में टहलने लगी। शिद्दत से लगने वाली भूख मर गई थी। वो खाना भी चाहती तो हलक से नवाला ना उतरता। यही बात पारस कह चुका था, जिसकी इंसल्ट होती है उससे खाया पिया नहीं जाता। जोजो मरीना के मुकाबले में तौहीन महसूस कर रही थी। पारस बड़ी फनकारी से उसे यह एहसास दिला कर गया था। वो सोफे पर बैठकर सोचने लगी, गलती मेरी है। मैं चाहती थी मरीना से फिर कभी पारस का सामना ना हो। मैं उस मामले को टाल रही थी और उस इंसल्ट को अहमियत नहीं दी थी जो मेरे आदमी के अंदर लावे की तरह खोल रही थी। उसने मेरे बगैर घर से बाहर जाकर गलती नहीं की, बल्कि मुझे गलती का एहसास दिलाया है। उसने जहानत से हालात का तज्जिया किया तो गुस्सा दूर हो गया। लबों पर मुस्कुराहट आ गई। महबूब के ज़रा दूर हो जाने से उसमें एक कशिश पैदा हो जाती है। इंतज़ार अच्छा लगता है कि वो अब आ रहा है और तब आ रहा है, और जब आ जाएगा तो उसके गले लगकर मोहब्बत और बढ़ जाएगी। वो पारस का तसव्वुर करते हुए मुस्कुरा रही थी। पता चला वाकई मोहब्बत कुछ बढ़ गई है, क्योंकि भूख लगने लगी थी।
वो गुनगुनाती हुई मस्ती में चलती हुई खाने की मेज पर गई। पारस ऐसे छोटे दिल का जवान नहीं था कि एक लड़की से धोखा खाकर तौहीन के एहसास से दुबला होता रहता। वो तो दुश्मनों को भी उनकी जहानत की दाद देता था। उसने मरीना की हाजिर दिमागी पर दिल ही दिल में उसे दाद दी थी। वो उसे तलाश करने की भी हमाकत नहीं करना चाहता था, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो रफ्ता रफ्ता हद से बढ़ रही थी। उसका नतीजा यही होना था कि उसके तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन उसके गिर्द घेरा तंग कर देते, और ऐसा जल्दी होना था, इसलिए वो मुतमईन था। उसने शहादत की उंगली से हवा में लिख दिया था, तुम आ रही हो। वो दूसरे चक्कर में जोजो को तन्हा छोड़ कर आया था। बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले जासूस जोजो की रिहाइश गाह पर नज़र रखते थे। उन्होंने पारस को इत्तला दी थी कि कुछ लोग आधी रात के बाद भी रिहाइश गाह के करीब से गुजरते हैं। उनका ताकुब किया जाए तो डॉज देकर निकल जाते हैं। इदारे के जासूस ने पिछली रात एक शख्स को पहचान लिया था। वो मास्क मैन का आदमी था। जासूस ने उसे छेड़ा नहीं था। पारस की हिदायत के मुताबिक उससे अनजान बन गया था। ये यकीन उसी दिन से था जब मास्क मैन के हाथों से जोजो निकल गई थी। अब वो इंतकामन उस टेलीपैथी जानने वाली को जिंदा या मुर्दा वापस लाना चाहता था। पारस ड्राइव करते हुए अकबनुमा आईने में देख रहा था। पूरे यकीन के साथ ताकुब हो रहा था। उसने एक बहुत बड़े जनरल स्टोर के पास गाड़ी रोक दी। गाड़ी से निकलकर स्टोर में आया। वहाँ मर्दाना रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी होती थी। पारस ने एक ओवरकोट, एक मफलर और एक फ्लैट हैट खरीदा। इस दौरान एक जासूस ने अपने लिए लिबास पसंद करते हुए सरगोशी में कहा, ताकुब करने वाले 2 हैं, दोनों स्टोर में आकर आपको देख रहे हैं। आप कैबिन नंबर 3 में जाएं। वो खरीदा हुआ सामान लेकर कैबिन नंबर 3 में आया। उसके अंदर पहले से एक जासूस मौजूद था। उसने पारस से ओवरकोट लेकर पहना, गर्दन के अतराफ मफलर को लपेटा, आंखों पर स्याह चश्मा लगाया, सर पर फ्लैट हैट पहनकर उसे पेशानी पर झुका दिया। ओवरकोट के कॉलर खड़े किए तो चेहरा छुप गया। वो कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, फिर स्टोर की भीड़ से गुजर कर जाने लगा। लिबास तब्दील करने एक वक्त में एक ही आदमी अंदर जाता है। ताकुब करने वालों के सामने उस कैबिन के अंदर पारस गया था और जो खरीद कर ले गया था उसी लिबास में बाहर आया था, लिहाजा वो निकलने वाला पारस ही हो सकता था। मजीद इस तरह तस्दीक हुई कि वो स्टोर से बाहर जाकर पारस ही की गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर रहा था। ताकुब करने वाले दौड़ते हुए अपनी कार में आए। यूं ताकुब का सिलसिला फिर शुरू हो गया। उधर पारस कैबिन नंबर 3 से निकला, फिर बाहर जाने लगा। बाहर उसके लिए दूसरी कार तैयार थी। जोजो ने कई बार पारस से कहा था, मैं हैरान हूं कि मास्क मैन की तरफ से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही है। पारस ने कहा था, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंतकामी कार्रवाई हमें नज़र आए, दुश्मन अपने तौर पर मसरूफ़ होंगे। दरअसल बाबा साहब के इदारे के जासूस इतने मोहतात और मुस्तैद थे कि दुश्मनों की दाल नहीं गल रही थी। फिर मास्क मैन के सीक्रेट एजेंट ने अपने मातहतों को ताकीद की थी, पारस से टकराए बगैर जोजो को हासिल करो, इस तरह दुश्वारियाँ कम होंगी। एक मातहत ने आकर कहा, 3 हफ्ते गुजर गए, पारस जोजो से चिमटा हुआ है, कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता है। वो कब तक कंबल बना रहेगा? कभी तो हालात मजबूर करेंगे, वो किसी ज़रूरी काम से कभी तो उसे छोड़कर जाएगा। जोजो का बॉडीगार्ड बनने के लिए कोई दूसरा आ जाएगा। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। हमारी यकीनी कामयाबी इसी में है कि हम पारस, अली, तैमूर और सोनिया से सामना किए बगैर जोजो को अगवा करें। अगर वो जोजो को लंदन से पेरिस ले जाएगा तो वहाँ से अगवा करना मुश्किल हो जाएगा। सीक्रेट एजेंट ने कहा, मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फ्रांस की हुकूमत फरहाद की फैमिली के लिए लोहे की दीवार बन जाती है। अगर पारस उसे पेरिस ले जाना चाहेगा तो हम मजबूरन उससे भी टकरा जाएंगे। ये दुश्मनों के ख्यालात और इरादे थे। पारस ने अपने तौर पर सोचा कि जब तक वो आर्जी तौर पर जोजो से अलग नहीं होगा और दुश्मनों के लिए रास्ता हमवार नहीं करेगा, वो खुलकर सामने नहीं आएंगे। इसीलिए वो जोजो को छोड़कर चला गया था। उस वक्त रात के 10 बजे थे। किसी बड़ी वारदात के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। सीक्रेट एजेंट को यही सुनहरी मौका मिला था। वो अपने 2 आदमियों के साथ जोजो की रिहाइश गाह में घुस आया। उसे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। वो तन्हा काम करने का आदी था। अपने साथ 2 आदमी इसलिए लाया था कि जोजो को उठाकर ले जाने का मसला था। वो तीनों दबे पांव मुख्तलिफ कमरों में गए। एक बेडरूम में वो बिस्तर पर नजर आई। सूरत नजर नहीं आई क्योंकि कंबल ओढ़े हुए थी। कंबल से बाहर उसकी रेशमी जुल्फें दिखाई दे रही थीं। सीक्रेट एजेंट ने उसे गन पॉइंट पर रखते हुए कहा, नमक हराम, तुझे हमारे मुल्क ने गैर मामूली जहानत दी। तुझे हीरे की तरह चमकाने के लिए दिन रात तुझ पर मेहनत की गई और तू हमें ठुकरा कर चली आई।
اس نے آگے جھک کر ریشمی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، پھر ایک زوردار جھٹکے سے اٹھانا چاہا مگر اپنے ہی زور سے پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پوری جوجو نہیں آئی، صرف اس کی ریشمی وگ آئی۔ اس نے گھبرا کر بالوں کی وگ کو دیکھا، دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کمبل کے سرے کو پکڑ کر ایک طرف ہٹایا تو وہ جوجو نہیں تھی، ربڑ کی ہوا بھری ہوئی عورت تھی۔ پھر وہ چونک گیا، جوجو کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ بیڈ روم میں رکھے ہوئے ٹی وی اسکرین پر دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔